चौराहे के चारों तरफ कुछ दुकानें थीं। अभी शायद 10 भी नहीं बजे थे। तमाम दुकानें खुली हुई थीं और लोग जाए हादसा पर जमा हो रहे थे। मैं चंद लम्हे इसी तरफ देखता रहा, फिर तेज तेज कदम उठाते हुए सड़क पार कर ली और सामने वाले इलाके में दाखिल होकर इसी रफ्तार से दौड़ता रहा। अब मुझे भागने की ज़रूरत नहीं थी। आत्माराम के आदमी अगर चौराहे पर मौजूद थे या पहुंच भी गए तो वो लोग मुझे इसी तरफ तलाश करेंगे जिस तरफ से जीप आई थी। ये जीप आत्माराम की थी। इसकी विंडो स्क्रीन पहले से टूटी हुई थी। हो सकता है विंडो स्क्रीन के टूटने को दूसरी कार से तसादुम का नतीजा समझा जाए, लेकिन जीप में आत्माराम को ना पाकर इसमें यकीनन खलबली मच जाएगी। वो इस इलाके में चारों तरफ फैल जाएंगे जिस तरफ से जीप आई थी, और ऐन मुमकिन है कि आधे घंटे के अंदर अंदर इन्हें आत्माराम की लाश भी मिल जाए, और इसके बाद जो होगा इसका अंदाज़ा लगाना ज़्यादा दुश्वार नहीं था। मैं शायद रास्ता भूल गया था। तकरीबन 1 घंटे तक मुख्तलिफ सिमतों में चकराता रहा और आखिरकार आश्रम की तरफ जाने वाला रास्ता मिल गया। आश्रम के गेट पर मामूल के मुताबिक मदम रोशनी का बल्ब जल रहा था। मैंने कॉल बेल का बटन दबा दिया और इंतज़ार करने लगा। 2 मिनट तक कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने दोबारा घंटी बजाई। मेरा ख्याल था अलका और राधा सो चुकी होंगी। तीसरी मरतबा घंटी बजाने पर अंदर से राधा की नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलो राधा, मैं अलका देवी का मेहमान, मैंने कहा। राधा ने मेरी आवाज़ पहचान ली और दरवाज़ा फ़ौरन ही खोल दिया, लेकिन मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ वो उछल पड़ी। इसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। कौन होवत हो जी, वो हकलाई। डरो नहीं राधा, मैं हूँ, मैंने जवाब दिया। अलका कहाँ है, सो रही है या फिर? वो बात अधूरी छोड़कर अलका की तरफ देखने लगा जो अपने कमरे के सामने बरामदे में खड़ी थी। अलका ने भी मुझे आवाज़ ही से पहचाना था। वो मुझे कमरे में ले आई। मैंने कुर्सी पर बैठना चाहा तो वो जल्दी से बोली, यहाँ नहीं, नीचे चलो राधा, तुम जल्दी से चाय बना कर लाओ। इसने आखिरी जुमला राधा की तरफ देखते हुए कहा था। स्टोर रूम में आकर इसने तहखाने का दरवाज़ा खोला और हम नीचे आ गए। कमरे में आते ही मैं बेड पर ढेर हो गया। मैं थक गया था और जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। लगता है कोई बड़ी दुर्घटना हुई है। अलका बेड के सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली। हाँ, कुछ ऐसी बात है, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। तुम तकरीबन 1.5 महीने से गायब थे। तुम्हारी तरफ से तो कोई खबर नहीं मिली, लेकिन वक्तन फवक्तन शहर में रोनुमा होने वाले वाक़यात से पता चलता रहता था कि तुम इसी शहर में मौजूद हो। ये छोटा सा शहर है, यहाँ खबरें पर लगा कर उठती हैं। कोई मामूली बात भी आनन फानन पूरे शहर में फैल जाती है। तुम्हें मेरे बारे में कोई परेशानी नहीं थी, मैंने पूछा। परेशानी तो उन लोगों के बारे में होती है जो अपनी हिफाजत करना नहीं जानते, और तुम? वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, और तुम अपनी हिफाजत करना भी जानते हो और दूसरों को नचाना भी। तुमने 1.5 महीने से नागराज के आदमियों को नचा रखा है और वो अभी तक तुम पर हाथ नहीं डाल सके। असल नाच तो अब शुरू होगा, मैंने कहा। क्या मतलब? अलका ने घूरती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। 1-1.5 घंटा पहले आत्माराम मेरे हाथों मारा जा चुका है, मैंने जवाब दिया। आत्माराम? अलका उछल पड़ी। तुम आत्माराम तक कैसे पहुंचे? मैं किसी बिल में तो छुपा नहीं बैठा था, मैं मुस्कुराया। जब जंग शुरू होती तो दोनों फरीक अपनी अपनी चालें चलते हैं। कोई कामयाब होता है और कोई मारा जाता है। अभी तो कामयाबियां ही मेरे कदम चूम रही हैं, किसी वक्त मारा भी जाऊंगा। ये लंबी और खौफनाक तो होगी, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इन लोगों के हाथों नहीं मारे जाओगे, अलका ने कहा। सीढ़ियों की तरफ से कदमों की हल्की सी चाप सुनकर इसने गर्दन घुमाकर देखा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, राधा चाय ले आई है, तुम मुंह हाथ धो लो। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया। मुंह हाथ धोकर ठंडे पानी से मुंह को रगड़ा और आईने में देखने लगा। मेरी ठोड़ी का तिल गायब हो चुका था और फिर कान की तरफ देखकर मैं चौंक गया। स्प्रिंग वाला वो बिंदा जो मंदिर से निकलने से पहले मैंने कान की लो से चिपकाया था, वो बिंदा गालबन आत्माराम के साथ लड़ाई में कहीं गिर गया था। राधा ने अक्लमंदी ये की कि चाय के साथ एक प्लेट में दाल मोठ और कुछ बिस्किट भी ले आई। मुझे भूख तो लग रही थी, इस वक्त यही सब कुछ गनीमत था। अलका ने राधा को कुछ हिदायत देकर भेज दिया। राधा ने जाते हुए मुड़कर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में वही चमक नजर आई जो इससे पहले रोज देखी गई थी। क्या नागराज के आदमी अब भी यहाँ हमले करते रहते हैं? मैंने अलका की तरफ देखते हुए पूछा। आखिरी मर्तबा तुम्हारे जाने के दूसरे दिन उन्होंने आश्रम की तलाशी ली थी। उन्हें तुम्हारे साथ किसी लड़की की भी तलाश थी, अलका ने कहा, और फिर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, कौन है वो लड़की? मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। मेरे और अलका के दरमियान ऐसा कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं था, लेकिन इसने जिस अंदाज से किसी लड़की के बारे में पूछा था, इससे मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि मेरे साथ किसी लड़की का नाम इसे अच्छा नहीं लगा था। कॉल गर्ल, इसका नाम शमिया है, मैंने जवाब दिया। इस रात मरीना क्लब में इससे बात न हो जाती तो वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होती, और फिर इस रात इसे भी अपना घर छोड़कर मेरे साथ शांता के घर में पनाह लेनी पड़ी। अब वो भी मेरी तरह इन लोगों को मतलूब है। इसकी बहन तकरीबन 1 साल पहले नागराज
नागराज के आदमियों के हाथों मारी गई थी और वो भी तुम्हारी तरह इंतकाम की आग में सुलग रही थी। न जाने कितने लोगों के सीने इंतकाम की भट्टी बने हुए हैं। अलका ने गहरा सांस लेते हुए कहा, आखिरी मर्तबा शांता ही से तुम्हारे बारे में इतला मिली थी। इसके बाद क्या हुआ? बातें करते हुए अलका भी चाय पी रही थी। मैंने बिस्कुटों और दाल मूठ वाली प्लेट खाली कर दी थी और फिर मैं इसे अब तक के बीते हुए वाक़यात की तफसील बताने लगा। इसे मैंने ये नहीं बताया कि अचाल श्वर मंदिर का पुरोहित पंडित भैरू भी मेरा साथ दे रहा है। इसे मैंने ये बताया कि अब तक छमिया की एक दोस्त के घर में पनाह ले रखी थी और छमिया इस वक्त वहीं है। मुझे नागराज के चंद करीबी आदमियों के बारे में मालूम हुआ था, इनमें आत्माराम का नाम भी शामिल था। मैं कह रहा था, मैं आत्माराम को उठाकर अपने खुफिया ठिकाने तक ले जाना चाहता था, लेकिन गड़बड़ हो गई। पहले तो मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा और फिर वो मेरे हाथ लग गया और शायद इसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी थी। आत्माराम नागराज का बहुत करीबी आदमी है, अलका ने कहा। अब तक इसके कई आदमी तुम्हारे हाथों मारे जा चुके हैं, मगर आत्माराम की मौत, वो पागल हो जाएगा। मैं इसके करीबी आदमियों पर वार करके नागराज को इसके बिल से बाहर निकालना चाहता हूँ, मैंने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, तो मुझे नागराज के बारे में कुछ चीज़ें दिखाना चाहती थी। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि वो मुदाफ़ाना अंदाज तरक करके कुछ जारहियत इख्तियार की जाए। 1-2 रोज़ ठहर जाओ, अलका ने कहा। आत्माराम वाला हंगामा ज़रा ठंडा पड़ जाए तो मैं तुम्हें सब कुछ बता और दिखा भी दूंगी। इसके बाद भी अलका देर तक बैठी बातें करती रही और फिर 3 बजे के करीब उठकर चली गई और मैं बिस्तर पर लेट गया। और शायद वो पहली रात थी कि इतने हंगामे के बाद मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो बेड के साइड टेबल पर चाय का कप रखे देखकर मैं अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गया। कप को पिच से ढका हुआ था। मैंने कप को छूकर देखा, भी गर्म ही था, जिसका मतलब था कि राधा या अलका कुछ देर पहले ही मेरे लिए ये चाय यहाँ रख कर गई हैं। मैं बिस्तर से उठना चाहता था कि पानी गिरने की आवाज़ सुनकर चौंक गया। मैंने बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा, दरवाज़ा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ रही थी। मुझे ख्याल आया कि मैं रात को बाथरूम गया होगा और बेख्याली में कोई नलका खुला छोड़ दिया होगा। मैंने उठकर जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला, मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। दिमाग में धमाके से होने लगे और पूरे बदन पर चींटियाँ सी रेंगने लगी। मैंने आंखें मली, उंगली को दांतों से काट कर देखा, मगर कोई ख्वाब नहीं हकीकत थी। बाथ टब ऊपर तक झाग से भरा हुआ था और इस झाग में अलका अग्निहोत्री इस तरह बैठी हुई थी कि इसके जिस्म का आधा हिस्सा झाग के अंदर छुपा हुआ था और ऊपर का कुछ हिस्सा बाहर था। इसके एक हाथ में लंबी डंडी वाला मसाज ब्रश था जिससे वो अपनी पीठ सहला रही थी। वो बाजू पूरा उठा होने से इसके सामने का रुख क़यामत का मंजर पेश कर रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं पलक झपके बगैर इसकी तरफ देख रहा था। लगता था ये सीने में सांस रुक जाएगा और फिर चेहरे पर पड़ने वाले पानी के छींटे जैसे मुझे होश में ले आए। अलका मेरी तरफ पानी के छींटे उछाल रही थी। इसके होंठों पर आग लगा देने वाली मुस्कुराहट थी। मेरी कनपटियां सुलगने लगी। वो दोनों हाथों से मेरी तरफ पानी के छींटे उड़ा रही थी। इसके हाथों की हरकत से टब में भरी हुई झाग भी बादलों की तरह हरकत कर रही थी और बादलों में हरकत करती हुई इस झाग में ढका छुपा वो नज़ारा मेरे दिल पर क़यामत ढा रहा था। और फिर मेरे हवास काबू में न रहे और मैं भी बादलों में उतर गया। क्या हुआ और कैसे हुआ मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि मैं इसके बाद देर तक नशे में रहा था। एक अजीब सा सहर था जिसने मुझे अपनी लपेट में ले रखा था। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं कब हाथ से निकल कर बेड पर गया था। बहुत देर बाद जब मैं इस कैफियत से बाहर निकला तो इधर उधर देखने लगा। मैं अकेला था। ड्रेसिंग रूम पर चाय का कप भी नहीं था। वो खुमार उतरने के बाद मैं इस वक्त बड़ी शिद्दत से चाय की तलब कर रहा था और फिर ठीक इस वक्त कदमों की चाप सुनकर मैंने गर्दन घुमा कर देखा। अलका ट्रे उठाई इस तरफ आ रही थी। मैं इस वक्त बेलिबास ही पड़ा हुआ था। मैंने चादर उठाकर अपने ऊपर डाल दी, बेड की पूंछ से टेक लगाकर बैठ गया। अलका कमरे में दाखिल हुई तो इसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब सी मुस्कुराहट थी। तुम तो खूब सोए, वो ट्रे छोटी मेज़ पर रखते हुए बोली। मैं तो सोच रही थी कि शायद इस वक्त भी तुम्हें झंझोड़ कर जगाना पड़ेगा। खूब सोए का मतलब, मैंने इसे घूरा। 3 बजने वाले हैं, अब तुम भोजन कर लो। तुम्हारे चक्कर में मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, अलका ने कहा। 3 मुझे एक झटका सा लगा। सुबह जब मैं उठा था तो 9:30 बज रहे थे और इसके बाद कई मिनट के अरसे में जो कुछ भी हुआ था इसने मुझ पर ऐसा नशा तारी कर दिया था कि मैं 3 बजे तक होश से बेगाना रहा था। मैं चादर लपेटे उठकर बाथरूम में चला गया। मेरे कपड़े बाथरूम में टंगे हुए थे। किल्ली से कपड़े पहनकर कमरे में आ गया। अलका तकोने पराठे और आलू की भुजियाँ बनाकर लाई थी। भुजियाँ बड़ी मज़े की थी और भूख भी लग रही थी। इस वक्त खाने में वाकई मज़ा आ रहा था। खाने के दौरान मैं बार बार की नखियों से अलका की तरफ देख रहा था। मेरा ख्याल था कि सुबह जो कुछ भी हुआ था वो जोश और नादानी में हुआ था, वो भी होशो
आवाज़ खो बैठी थी और मैं भी। इसके बाद शायद वो पछता रही होगी, अपनी नादानी पर नदामत महसूस कर रही होगी। वो बेवा थी, इसके शोहर को मरे हुए कई साल हो चुके थे। ऐसी बातें इसकी ज़िल्लत और रुसवाई का बायस बन सकती थी, लेकिन इसके चेहरे पर किसी किस्म के कोई तासुरात नहीं थे। इससे मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि जो कुछ भी हुआ था दानिस्ता तौर पर हुआ था। इसका मतलब था कि वो पहले भी ऐसा करती रही थी और बेवा होने के बावजूद वो शादीशुदा औरतों जैसी ज़िंदगी के मज़े लूट रही थी। दफ़तन मेरे ज़हन में एक और ख़याल उभरा। कल जब छमिया की बात हुई थी तो मैंने अलका के चेहरे पर अजीब से तासुरात महसूस किए थे। साफ तौर पर महसूस किया था कि छमिया के नाम पर वो अंदर ही अंदर किसी किस्म की जलन महसूस करने लगी थी, और शायद ये इसी का रद्द-ए-अमल था कि इसने अपने आप को प्लेट में सजाकर बार टब में बड़ी हुई झाग में सजाकर मेरे सामने पेश कर दिया था। अलका नागराज से अपने शोहर के कत्ल का बदला लेना चाहती थी। छमिया भी अपनी बहन के कत्ल का बदला लेने के लिए आग में सुलग रही थी। अलका ने शायद ये सोचा हो कि कहीं मैं इसके हाथ से न निकल जाऊं। मुझे अपनी गिरफ्त में रखने के लिए इसने ये नया जाल फेंका था। मेरी ज़िंदगी में कई औरतें आई थी। सबसे पहली औरत रज़िया थी। शादीशुदा होने के बावजूद वो मुझ पर हाथ साफ कर गई थी। मुझे और भी कई औरतों से कुर्ब का शर्फ हासिल हुआ था। इनका ताल्लुक मुख्तलिफ तबकों से था। मेरे ख्याल में औरत का ताल्लुक किसी भी तबके से हो, औरत ही होती है और औरत को समझना बहुत मुश्किल होता है। अलका तकरीबन 2 घंटों तक मेरे पास बैठी रही। इसके जाने के बाद मैं बिस्तर पर लेटा इसके बारे में सोचता रहा। रात 10 बजे के करीब अलका खाना लेकर आई तो वापस नहीं गई। वो रात इसने मेरे साथ ही गुजारी और मेरे गिर्द फैलाए हुए जाल की गिरे मजबूत करती रही। सुबह इसके साथ मैं भी तहखाने से बाहर आ गया। आसमान पर बादलों के टुकड़े बिखरे हुए थे। कभी धूप चमकने लगती और कभी सूरज बादलों के पीछे छुप जाता। धूप छाँव का ये मंजर बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने एक बात और भी ख़ास तौर से नोट की कि राधा इधर उधर आते जाते बड़ी मायने खेज नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी, और मुझे यकीन था कि वो मेरे और अलका के बारे में सब कुछ समझ चुकी है। वो कोई बच्ची तो थी नहीं। पिछली रात अलका ने मेरे साथ तहखाने में गुजारी थी। उस रोज़ दोपहर के वक्त शांता भी आ गई। गुज़श्ता रोज़ से अब तक अगरचे अलका ने फ़ोन पर कुछ लोगों से बहुत सी बातें मालूम कर ली थी, मगर शांता से कुछ ताज़ा खबरें मिल गई थी। रजनी जो इस रात रेस्टोरेंट के सामने झगड़े के वक्त मौका पाकर भाग गई थी, पकड़ ली गई थी, और इसके ज़रिए इस ऑटो ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया था जो दरअसल रजनी का दलाल था। इसी रात आत्माराम मेरे हाथों मारा गया था। इसके आदमी पागल हो रहे थे। ज़ाहिरा इन्हें कुछ मालूम नहीं था। वो क्या बता सकते थे। इन दोनों को तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया था। ऑटो ड्राइवर ने इन्हें ये बता दिया था कि मैं इसके ऑटो में कहाँ से सवार हुआ था, और अब वो लोग मुझे इस इलाके में तलाश कर रहे थे। अलका भी शांता के साथ चली गई थी। इसने कहा था कि वो शाम होने से पहले लौट आएगी। इसके जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद आश्रम के आखिर में 12 दरी में बने हुए छोटे से मंदिर के सामने खड़ा था कि राधा भी वहां आ गई। क्या देखते हो बाबू, इसने मेरे करीब होते हुए पूछा। मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों के कितने भगवान हैं, मैंने कहा। कोई भोलानाथ है, कोई गणेश देवता, कोई हनुमान, कोई नाग देवता, कोई लक्ष्मी और कोई शेरावाली। ये तो सब पत्थर के बुत हैं, भगवान तो मन में होवत है, राधा ने जवाब दिया। राधा ने बड़े पते की बात कही थी। पत्थर के ये बुत तो माज अपनी तसल्ली के लिए तराश लिए गए थे। भगवान तो मन में होता है। हम मुसलमान हैं, खुदा को नहीं देखा मगर खुदा पर यकीन रखते हैं। अकीदा ईमान ही तो सब कुछ होता है। मैं वहाँ खड़ा राधा से बातें कर रहा था कि गेट के बाहर कोई गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही 2 आदमियों के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ भी मेरी समाज से टकराई थी। मैं उछल पड़ा। राधा का चेहरा भी धुआं हो गया। मैं इस कमरे की तरफ लपका मगर राधा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वहाँ जाने का वक्त नहीं आया, इधर आओ। वो मुझे खींचती हुई 12 दरी वाले चबूतरे की पिछली तरफ ले गई। ये चबूतरा तकरीबन 3 फीट ऊंचा था। इतराफ में सफ़ेद मार्बल की सिलें लगी हुई थी। वो चबूतरे के करीब बैठ गई और एक सिल पर हाथ रखकर इसे अपनी तरफ धकेलने की कोशिश करने लगी। इस पत्थर को इस तरह दबाओ, ये अपनी जगह से हट जाएगा, जल्दी करियो, राधा ने सरगोशी में कहा। मैं दोनों हाथ सिल पर रखकर एक तरफ दबाने लगा। जरा सी कोशिश से वो सिल स्लाइडिंग डोर की तरह एक तरफ सिरक गई। अंदर जाओ जल्दी, राधा बोली। मैं जल्दी से इस खिला के अंदर उतर गया। ऊपर से वो चबूतरा 3 फीट ऊंचा था, लेकिन नीचे से भी 2-3 फीट मजीद गहरा था। इस तरह जमीन से चबूतरे की छत की ऊंचाई तकरीबन 5 फीट थी। ऊपर जिस जगह मूर्ति रखी हुई थी वहां किसी जगह से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। नीचे उतरते ही मैंने वो मार्बल की सील खींचकर इसकी जगह पर फिट कर दी और जेब से रिवॉल्वर निकालकर दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। मेरा कद 5.5 फीट से निकलता हुआ था, इसलिए मुझे खुद झुक कर खड़े होना पड़ा। इसी वक्त इस मंदिर की छत पर लटकी हुई पीतल की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। ये घंटी राधा ने बजाई थी।
इसके फ़ौरन ही बाद गेट की कॉल बेल की हल्की सी आवाज़ भी सुनाई दी। राधा ने बड़े ज़ोर से गेट का कुंडा खोला था। वो गालबन 2 ही आदमी थे जो अंदर आ गए। वो दोनों बारी बारी राधा से कुछ पूछ रहे थे। इनकी आवाज़ तो सुनाई दे रही थी मगर बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैं दीवार से टेक लगाए खड़ा रहा। मेरी गर्दन दुखने लगी और आखिरकार मैं नीचे बैठ गया। ये जगह लंबी चौड़ी भी इतनी ही थी जितना ऊपर चबूतरा था, और वो चबूतरा 10 बाय 10 फीट का तो ज़रूर रहा होगा। मैं इसे चबूतरे का तहखाना ही कहूँगा। ऊपर मूर्ति के करीब किसी सुराख से बहुत मध्यम सी रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन वो रोशनी ऐसी नहीं थी कि कुछ नज़र आ सकता। तारीकी तो थी ही मगर घुटन बिल्कुल नहीं थी। छत वाले इस एक सुराख के अलावा शायद कोई और भी ऐसी जगह थी जहाँ से हवा अंदर आ रही थी। इस तहखाने में बैठे बैठे 1 घंटा गुजर गया। अब इस सुराख से भी रोशनी नहीं आ रही थी, जिससे कब्र जैसी तारीकी छा गई थी। 1-2 मरतबा मैंने दीवार से कान लगाकर कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी। वो दोनों आदमी गालिबन बाहर फुआरे के करीब किसी बेंच पर ही बैठे हुए थे। इनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं मगर अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। बीच बीच में राधा की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। पिछले दिनों जब मैं तहखाने में छुपा था तो नागराज के आदमियों ने कम से कम 2 मरतबा आश्रम पर छापा मारा था। इनके चीखने चिल्लाने और तोड़ फोड़ की आवाज़ें तहखाने में भी सुनाई दिया करती थीं, मगर इन दोनों आदमियों के ना तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी थी और ना ही तोड़ फोड़ की। वो जिस तरह राधा से बातें कर रहे थे इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इनका अंदाज़ जारिहाना नहीं था। गपशप के अंदाज में बातों की आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी। आधा घंटा और गुजर गया। अब मैं अपने आप में बेचैनी सी महसूस करने लगा। ये लोग कौन थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नागराज ही के आदमी हों और आश्रम की मुस्तकिल निगरानी के लिए यहाँ आ गए हों? अलका परी ने शुबा तो था ही। मज़ीद 15 मिनट गुजर गए। फिर चबूतरे पर कदमों की आवाज़ सुनाई दी और छत पर लटकी हुई घंटी पहले 1 मरतबा फिर दूसरी मरतबा बजी। चलने में खामोशी रही और फिर कदमों की आवाज़ वापस चली गई। मैं सांस रोके बैठा हुआ था। हो सकता है मेरी कोई मामूली सी हरकत या सांस लेने की आवाज़ इन्हें किसी शुबे में मुब्तला कर दे। आधा घंटा और गुजर गया। अब मेरा दम घुटने लगा था। मेरा दिल चाह रहा था कि उठकर दीवार की सिल हटा दूँ। मैं इस ख्याल से अपनी जगह से उठा ही था, सिल पर हाथ रखा ही था कि कदमों की हल्की सी चाप सुनकर चौंक गया। वो कम से कम 2 आदमियों के चलने की आवाज़ थी जो चबूतरे के गिर्द घूमते हुए ठीक इस जगह रुक गए थे जहाँ वो सिल थी। मैं तेज़ी से एक तरफ हट गया, जेब से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया और आने वाले वक्त का इंतज़ार करने लगा। यूँ लग रहा था जैसे बाहर से कोई मार्बल की इस सिल को हटाने की कोशिश कर रहा हो। मेरे जिस्म के मसाम पसीना उगलने लगी। मैंने रिवॉल्वर का रुख इस तरफ कर दिया। वो सिल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हरकत करने लगी। तकरीबन आधा इंच की झुर्री पैदा हुई तो ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और इसके साथ ही राधा की सरगोशियाना आवाज़ सुनाई दी, इस पत्थर को हटा दो बाबू, हमारा जोल ना ही लागत है। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैंने एक हाथ झुर्री में डालकर सिल को आखिर तक धकेल दिया। इसके साथ ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा था। मैंने इन आदमियों के जाने की आवाज़ नहीं सुनी थी। राधा मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रही थी। बाहर भी गहरी तारीकी थी। राधा बिल्कुल सामने खड़ी थी। इसके साथ एक और शोला भी दिखाई दिया। लिबास से अंदाज़ा हो गया कि वो भी कोई औरत है। वो लोग चले गए, अब आ जाओ बाहर, ये अलका की आवाज़ थी। मैंने एक बार फिर गहरा सांस लिया, रिवॉल्वर जेब में ठोंसा और दोनों हाथ किनारे पर जमा कर अपने ऊपर को उठाने लगा। मेरे बाहर आते ही राधा ने वो सिल बराबर कर दी और हम तीनों तेज तेज कदम उठाते हुए कमरे में आ गए। अलका ने राधा से कुछ कहा और मुझे लेकर तहखाने में आ गई। वो लोग कौन थे? तकरीबन 2 घंटों तक यहाँ बैठे रहे थे और मैंने इनके वापस जाने की आवाज़ भी नहीं सुनी। मैंने अलका की तरफ देखते हुए कहा, मेरे स्वर्गवास पति के रिश्तेदार हैं, जयपुर से आए थे। अलका ने जवाब दिया, वो आज रात यहीं रहना चाहते थे आश्रम में, मगर मैंने इन्हें चलता कर दिया। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, राधा ने अक्लमंदी का सबूत दिया था जो तुम्हें मंदिर वाली चबूतरे के तहखाने में छुपा दिया। अगर वो तुम्हें देख लेते तो बिला वजह की उलझन पैदा होती। तुम कब आई थी? मैंने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। तकरीबन 1 घंटा पहले, अलका ने जवाब दिया। वो लोग पैदल वापस गए हैं, शायद इसलिए भी इनके जाने का पता नहीं चला। पैदल मैं चौंक गया, मगर वो तो किसी गाड़ी अब भी बाहर खड़ी है। अलका ने मेरी बात काट दी। ये गाड़ी दरअसल मेरी ही है जो जयपुर में थी। मैंने ही कई रोज़ पहले फ़ोन किया था कि गाड़ी यहाँ पहुँचा दी जाए। आज लेकर आए हैं। इससे कम अज़ कम ये फ़ायदा तो होगा कि हमें कहीं आने जाने में आसानी होगी। हम बातें कर रहे थे कि राधा चाय लेकर आ गई। अलका ने तहखाने में आने से पहले इससे गालिबन चाय के लिए ही कहा था। इस वक्त अलका फौरी तौर पर तहखाने में आई। इसे शायद ये अंदेशा था कि वो लोग वापस ना आ जाएं, लेकिन अब वो मुतमईन हो गई थी और रात का खाना हमने ऊपर वाले कमरे में ही खाया था। रात 2 बजे तक हम वहीं बैठे बातें करते रहे।
लगे और फिर मैं तहखान में आकर बिस्तर पर लेट गया। मुझे देर तक नींद नहीं आ सकी। मैं देर तक यही सोचता रहा कि कब तक छुपा रहूँगा। आत्माराम की मौत के बाद नागराज के हल्के में खासी खलबली मच गई थी और इनकी सरगर्मियाँ पहले से बढ़ गई थीं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मेरे लिए मुश्किलात बढ़ रही थीं। मैं अगर चाहता तो किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकता था। मुझे अलका या छमिया से कोई हमदर्दी नहीं थी। वो बदले की आग में जलती हैं तो जलती रहें, मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के मंसूबे ने मेरे कदम रोक लिए थे। यहाँ से जाने से पहले ये काम तो कर जाना चाहता था ताकि इन बुनियों को एहसास तो दिला सकूं कि हर शख्स बेज़मीर और वतन फरोश नहीं होता। इस तहखाने में दीवार पर आवेज़ा घड़ी की टिक टिक के अलावा और कोई आवाज़ नहीं थी। इस सन्नाटे में बाज़ औक़ात मुझे अपने सांस की आवाज़ भी सुनाई देने लगती। 4 बजे के करीब मेरी आंखें नींद की बोझ से झुकने लगीं और फिर वो आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुल गई। मैं शायद ज़्यादा देर नहीं सोया था। दिमाग में गुबार सा था और आंखों के सामने धुंध सी थी, मगर इस भारी मर्दाना आवाज़ ने मुझे चौंका दिया था। मैंने सर को 1-2 झटके दिए और जब सामने देखा तो मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। वो 2 आदमी थे जो कमरे के दरवाजे में खड़े थे। एक के हाथ में कारतोफ राइफल थी, दूसरा खाली हाथ था। मैंने अपना रिवॉल्वर तकिए के नीचे रखा हुआ था। मैंने तेज़ी से पलट कर तकिए की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन आवाज़ सुनकर मेरा हाथ रुक गया। नहीं मिस्टर नाजी, तुम अपनी जगह से हरकत नहीं करोगे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।